हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी 3 औरतों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने एक छोटे से फायदे के लिए 42 बच्चों को मार डाला। पुणे में एक जेल है, यरवदा जेल। वही जेल जहां कसाब को फांसी की सजा दी गई थी, जहां संजय दत्त बंद थे। इसी जेल में 2 औरतें हैं, 23 साल से। दोनों सगी बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम है रेणुका और छोटी बहन का नाम है सीमा। दोनों अपनी फांसी का इंतजार कर रही हैं। इन दोनों ने 42 बच्चों की हत्या की है। इन हत्याओं की एक और दोषी थी इन दोनों की मां अंजना गावित। वो अब दुनिया में नहीं है। इसकी मौत जेल में ही एक बीमारी के चलते कुछ वक्त पहले हो चुकी है। भारतीय दंड संहिता में फांसी की सजा को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में रखा गया है और इन्हें यही सजा दी गई है। आइए आपको इनकी कहानी सुनाते हैं। अंजना गावित नासिक की रहने वाली थी। वहीं एक ट्रक ड्राइवर से वो प्यार कर बैठी। उसी के साथ भागकर पुणे आ गई। कुछ दिन साथ में रहने के बाद इसकी एक बेटी हुई। बेटी का नाम था रेणुका। बच्ची के जन्म के कुछ दिन बाद ही ट्रक वाले ने अंजना को छोड़ दिया। रेणुका सड़क पर आ गई। उसे जैसे तैसे बच्ची और अपना पेट भरना था। 1 साल बाद वो एक रिटायर्ड सैनिक मोहन गावित से मिली। दोनों ने शादी कर ली। उसकी दूसरी बेटी सीमा पैदा हुई। कुछ दिन बाद मोहन ने अंजना को छोड़ दिया। वो दोबारा सड़क पर थी, इस बार 2 बच्चियों के साथ। बेटियों का पेट भरने के लिए उसने छुटमुट चोरियां करनी शुरू कर दी। कभी किसी की जेब काट ली, किसी का बैग लेकर भाग गई। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो वो भी अपनी माँ की मदद करने लगी। भीख मांगना और जेब काटना, यही 2 काम अंजना को आते थे। यही 2 काम उसने अपनी बेटियों को सिखा दिए। उनके लिए यह रोजगार था। पुणे शहर में उसका कोई साथी नहीं था, कोई भी नहीं, सिवाय 3 पेटों के जिन्हें भरना उसके लिए जरूरी था। पहली हत्या। जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। एक दिन अंजना सड़क पर निकली थी। उसे 18 महीनों का एक बच्चा दिखा। ये बच्चा भीख मांगने वाली एक औरत का था। इसका नाम संतोष था। वो उस बच्चे को उठा लाई। सोचा कि बच्चे को कहीं बेचकर उसके कुछ पैसे मिल जाएंगे। बच्चा गोद में था। वो सड़क पर भटक रही थी, जेब काटने की फिराक में। एक मंदिर के पास एक आदमी का पर्स मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन पकड़ी गई। औरतों ने अंजना को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस बुलाने तक की नौबत आ गई। भीड़ का ध्यान चोरी से हटाने के लिए उसने बच्चे को जमीन पर पटक दिया। बच्चे के सिर से खून बहने लगा। अब लोगों का ध्यान अंजना की चोरी पर नहीं, बल्कि बच्चे के बहते खून पर था। अंजना चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि एक बच्चे की मां चोरी नहीं कर सकती। बच्चे को तड़पता देख लोगों को उस पर तरस आ गया। उन्हें लगा कि शायद उसने चोरी नहीं की है। अगर की भी होगी तो बच्चे को खाना खिलाने के लिए की होगी। किसी को पता नहीं था कि बच्चा उसका नहीं, अपहरण किया हुआ है। भीड़ तितर बितर हो गई। बच्चे का मुंह देखकर किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं की। अंजना भीड़ की पिटाई से भी बच गई, पुलिस से भी बच गई। वो बच्चे को लेकर चुपचाप वहां से निकली। सीमा पास ही थी। वो अपनी माँ के साथ होली। बच्चे के सिर से खून बह रहा था। वो लगातार रो रहा था। न खाना, न दूध, न माँ बाप। माँ बेटी उसके रोने को सुन के परेशान हो गई। अंजना को ये डर भी था कि अगर बच्चा उसके साथ रहा तो पुलिस उसे कभी न कभी पकड़ ही लेगी। इस खतरे को देखते हुए दोनों ने बच्चे को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। एक सुनसान रास्ते पर दोनों ने एक बिजली का खंभा देखा। अंजना ने बच्चे के दोनों पैर पकड़े, उसका सिर खंभे पे दे मारा। उसे तब तक मारती रही जब तक वह मर नहीं गया। लाश को उसने पास ही कबाड़ के एक डब्बे में फेंक दिया। इस घटना से अंजना को लगा कि बच्चा साथ होगा तो उसे सहानुभूति मिलेगी, भीख भी ज्यादा मिलेगी। अगर चोरी करते समय पकड़े भी गए तो बच्चे को दिखाकर लोगों से माफी मांग सकते हैं। इसके बाद माँ बेटी ने बच्चे चुराने का सिलसिला शुरू कर दिया और ये तब तक जारी रहा जब तक इस गिरोह का पर्दाफाश नहीं हुआ। बच्चा मारना अब इनका पेशा बन चुका था। ये ज्यादातर 4 साल से छोटे बच्चों को ही उठाती थी, क्योंकि बड़े बच्चों को हैंडल करना काफी मुश्किल होता। बड़े बच्चे किसी से भी शिकायत कर सकते थे। ज्यादातर बच्चे झुग्गी वाले हुआ करते थे। एक तो ऐसे बच्चों को चुराना बहुत आसान होता था, दूसरे इन पर कोई खबर या पुलिसिया कार्रवाई भी कम ही होती थी। अब तीनों यही काम करती थी। बच्चा उठाती थी, फिर चोरी करने के लिए निकल पड़ती। अगर पकड़ी जाती तो बच्चे को जमीन पर पटक देती ताकि लोगों का ध्यान चोरी से भटक जाए। इस तरह शील्ड की तरह बच्चों का इस्तेमाल करती। बाद में बच्चा काम का नहीं रहता तो उसे मार देती। ज्यादातर कोई ये पटक पटक कर मारती थी। एक बच्ची को उसकी गर्दन पर पैर रखकर मार दिया। एक बच्ची के दोनों पैरों को पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया और उसका सिर पानी में डुबोए रखा जब तक बच्चा तड़प तड़प कर नहीं मर गया। बच्चों को मारना अब इनके लिए किसी खिलौने को तोड़ने जितना आसान हो गया था। ये इनके लिए कितना सहज था ये इस घटना से समझा जा सकता है। एक बार तीनों ने भावना नाम की बच्ची को किडनैप किया। 10-12 महीने की बच्ची लगातार रो रही थी। तीनों ने इस बच्ची की हत्या कर दी। लाश को काले रंग की पॉलिथीन में डाल दिया और निकल पड़ी ठिकाने लगाने। रास्ते में एक सिनेमा हॉल दिखा। मन हुआ कि फिल्म देख ली जाए। अंदर गई, लाश हाथ में ही थी। फिल्म देखने के बाद पॉलीथीन को सिनेमा घर के बाथरूम में छोड़कर ये तीनों वहां से चुपचाप निकल गई। बाद में जब सफाई वाला आया
तब इस लाश के बारे में पता चला। इस तरह इन तीनों ने 1990 से लेकर 1996 के बीच में 42 बच्चों की हत्या की। चूंकि इन बच्चों में से ज़्यादातर गरीबों के बच्चे थे, इसलिए पुलिस ने इस मामले में ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई। इसलिए ये तीनों हत्या और अपहरण को लेकर बहुत सजग हो गई। और जैसा कि कहते हैं कि पाप का घड़ा कभी न कभी भरता है। अंजना के दूसरे पति मोहन गावित ने दोबारा से शादी कर ली थी। उसकी पत्नी का नाम था प्रतिमा। उन दोनों की एक बच्ची थी जिसका नाम था क्रांति। 1996 में अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ उधर ही रहने पहुंच गई। कुछ दिन वह मोहन के यहाँ ही रही। कुछ दिन बाद अंजना ने क्रांति को मारने का प्लान बनाया। उसने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर क्रांति को किडनैप कर लिया और उसकी हत्या कर गन्ने के एक खेत में डंप कर दिया। क्रांति की मां प्रतिमा ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। कुछ दिन बाद दोनों बहनें पकड़ी गई। डर के मारे इन दोनों ने ये कबूल कर लिया कि प्रतिमा की 9 साल की बेटी क्रांति की हत्या उन्होंने ही की है, लेकिन मां के कहने पर। दोनों बहनों की मदद से पुलिस ने अंजना को गिरफ्तार कर लिया। उसको गिरफ्तार करने के बाद कुछ और तथ्य उसके सामने आने लगे। इलाके में हुए बच्चा चोरी की घटनाओं के तार जुड़ने लगे। शुरू में पुलिस के हाथ में बहुत कुछ नहीं लगा। इस बीच अंजना की बड़ी बेटी रेणुका की शादी भी हुई थी किरण शिंदे से। उसके बच्चे भी हुए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने किरण को गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की। चूंकि उसका इन्वॉल्वमेंट इन हत्याओं में ज़्यादा नहीं था, इसलिए उस पर कोई बड़ा केस नहीं बनता था। पुलिस ने उसे तैयार किया कि अगर वह सरकारी गवाह बन जाए तो इस मामले से बरी कर दिया जाएगा। फिर जो मामले सामने आए उसके बारे में पुलिस ने भी नहीं सोचा था और उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। रेणुका के पति ने बताया कि एक बार वह घर पर यह गिन रही थी कि उन्होंने कितने बच्चों की हत्या की। तीनों ने मिलकर कुल 42 बच्चों की हत्या की थी। इसके बाद ये घटना महाराष्ट्र के अखबारों की सुर्खियां बन गई। भारत में इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कभी हत्याएं नहीं हुई थी। सीरियल किलिंग का यह मामला भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक मामलों में से एक था। प्रदेश सरकार ने मामले पर CID की टीम की जांच बैठा दी। चूंकि हत्या और किडनैपिंग के मामले साल 1990 से 96 के बीच के थे, इसलिए अधिक मामले में सबूत नहीं मिले। लेकिन 13 किडनैपिंग और 6 हत्याओं के मामले में इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट साबित हो गया। हिरासत के 2 साल बाद यानी 1998 में अंजना की एक बीमारी से मौत हो गई। बची रेणुका और सीमा। साल 2001 में सेशन कोर्ट ने दोनों बहनों को मौत की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ अपील पहुंची हाई कोर्ट में। साल 2004 को हाई कोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि ऐसी औरतों के लिए मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खत्म हो गया तो एक आखिरी दरवाजा अब भी बचा हुआ था। वो दरवाजा था राष्ट्रपति से क्षमा याचना का। साल 2014 में प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। मुखर्जी ने भी दोनों बहनों पर कोई रहम नहीं दिखाया और अदालतों के फैसले से सहमति जताई। इस तरह दोनों बहनों की फांसी की सजा पर आखिरी मोहर लग चुकी थी। लेकिन फांसी कब, किस घड़ी, किस तारीख, किस महीने होगी, ये अभी तय नहीं है। अगर इन दोनों बहनों को फांसी होगी तो 65 साल में फांसी के तख्त पर लटकने वाली ये पहली औरतें होंगी। अगर आपको इस घटना के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानना है तो इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है G5 पे, पोशंपा। आप ये फिल्म भी देख सकते हैं और इससे आपको इस घटना के बारे में और जानकारी मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।